दोस्तों, इस दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता तो है, लेकिन अपने उस षड्यंत्र में वो खुद ही फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर की। बात कर रहा हूँ मैं 19 फरवरी की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी गाज़ियाबाद हापुड़ रोड पर बस स्टैंड के सड़क किनारे एक महिला जो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। लोग जब उस महिला को देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उस महिला के कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं थे, बल्कि वो नशे में झूम रही थी। लोग जब उस महिला को देखते हैं तो देखने के बाद लोगों को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उस महिला के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसीलिए लोग इस बात की जानकारी कविनगर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस महिला से उसके बारे में पूछताछ करती है तो महिला अपना नाम सालू शर्मा बताती है। सालू, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मूल रूप से मेरठ शहर की रहने वाली है। दरअसल सालू पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं कल 18 फरवरी को एक नौकरी की तलाश में मेरठ से चल करके इसी गाज़ियाबाद में आई थी और इसी गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट के सामने मेरी मुलाकात रमेश सक्सेना से हुई। उसके बाद से रमेश मुझे अपनी बाइक पे बिठाकर अपने ऑफिस लोनी लेकर के गया, जहाँ पे उसका दोस्त रविंदर सैनी बैठा हुआ था। दरअसल रमेश ने मुझे बताया था कि रविंदर के पास एक काम है जहाँ पे तुम नौकरी कर सकती हो। शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब मैं रमेश के ऑफिस में पहुंची, उसके बाद से रमेश ने मुझे चाय पीने के लिए दिया और जैसे ही मैं चाय पी, उसके बाद से मैं बेहोशी की हालत में हो गई और फिर बेहोशी की हालत में ही रमेश और उसके दोस्त रविंदर दोनों ने मिल करके मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से एक काले रंग की गाड़ी में मुझे बिठा करके लाकर सड़क किनारे फेंक गए। सालू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सालू को लेकर के थाने में आ जाती है। लेकिन पुलिस को अभी सालू को लेकर के थाने में पहुंचे हुए आधा घंटा भी समय नहीं गुजरा था कि तभी इसी कविनगर थाने में एक महिला भी पहुंच जाती है, जिसका नाम है ब्रिजेश कौशिक। दरअसल ब्रिजेश पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं सालू की चाची हूँ। दरअसल मेरठ से मैं ही उसे जॉब दिलाने के लिए गाज़ियाबाद में बुलाई थी, लेकिन कल से मैं उसके नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ पर उसके नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ और सुबह जब मैं ढूंढते हुए बस स्टैंड पे पहुँची तब मुझे मालूम चला कि दरअसल बस स्टैंड से पुलिस एक महिला को लेकर के थाने में गई है, इसीलिए उसे पता करने के लिए यहाँ पर आ गई। हालांकि पुलिस जब सालू का ब्रिजेश कौशिक से सामना कराती है तो सालू भी उसे पहचान लेती है। इधर सालू जब अपनी आप बीती पुलिस वालों को बता देती है, उसके बाद से पुलिस भी अब सालू को मेडिकल जांच कराने के लिए भेज देती है और जब मेडिकल जांच होती है तो उसे साफ क्लियर हो जाता है कि वाकई में सालू के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब सालू से ही रमेश के साथ साथ रविंदर का भी मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर इन दोनों के नंबर पर फ़ोन करती है और दोनों को ही थाने में बुलाती है। दरअसल ये दोनों ही जो गाज़ियाबाद के सेक्टर 29 के रहने वाले हैं। रविंदर और रमेश जब थाने में पहुंचते हैं और पुलिस जब इन दोनों से सालू के साथ दुष्कर्म करने की जब बात कहती है तो ये सुन करके दोनों ही चौंक जाते हैं और पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हम किसी सालू नाम की महिला को तो जानते ही नहीं हैं। हालांकि पुलिस जब इन दोनों को थाने में बुलाती है तो इनका सालू से सामना नहीं कराती है। ये दोनों अपनी सफाई देते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमने सालू के साथ कुछ भी नहीं किया है और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी कॉल डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। जब इतने दावे के साथ कहते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और वाकई में जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि इन दोनों ने ना तो सालू से कभी बातचीत किया था और ना ही इन तीनों का मोबाइल का लोकेशन एक साथ कहीं दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस को लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई झोल है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता था कि सालू के साथ
दुष्कर्म नहीं हुआ है। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सालू के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 फरवरी को सालू जब मेरठ से चल करके गाजियाबाद के लिए निकली थी तो रास्ते में एक ही नंबर पे कई बार बातचीत की थी। उसके बाद से पुलिस जब सालू के चाची ब्रिजेश कौशिक के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो वो नंबर ब्रिजेश कौशिक के भी डिटेल्स में मिल जाता है। दरअसल इधर ब्रिजेश कौशिक भी जो लगातार उस नंबर के टच में थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नागेश चंद शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल नागेश चंद शर्मा जो मूल रूप से मेरठ के रामपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस जब उसके बारे में जाकर के फिर से सालू से पूछताछ करती है तो पहले तो सालू उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस जब सालू के सामने सारी डिटेल्स रख करके पूछताछ करना शुरू करती है तो अब सालू के सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई बता देती है। दरअसल सालू पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरठ से मुझे मेरी चाची ब्रिजेश कौशिक नहीं बुलाई थी। जब मैं गाजियाबाद में पहुंची उसके बाद से चाची मुझे लेकर के नागेश चंद के ऑफिस पे गई, लेकिन वहां पे जब मैं पहुंची तो नागेश चंद ने मेरे सामने एक ऑफ़र किया। दरअसल नागेश चंद ने बताया कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अगर ये तुम मेरा काम कर देती हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा। 20,000 रुपया का जब लालच दिया मैं भी लालच में आ गई और उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल नागेश चंद ने मुझे बताया कि मेरे दो जानने वाले दोस्त हैं जिसमें से एक का नाम है रमेश सक्सेना और दूसरे का नाम है रविंदर सैनी। दरअसल इन दोनों के नाम पर तुम्हें रेप का मुकदमा दर्ज कराना है क्योंकि मैं इन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार दुष्कर्म का मामला दर्ज कैसे हो, क्योंकि सालू के साथ तो कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। इसीलिए अब नागेश चंद सालू को समझाते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हें मेरे एक दोस्त के साथ सोना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। अपने एक दोस्त के साथ सोने के लिए जब कहता है सालू भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से नागेश चंद अपने एक दोस्त शहजाद को ऑफिस में बुलाता है और फिर सालू को चाय पीने के लिए देता है। सालू जब उस चाय को पीती है उसके बाद से बेहोशी की हालत में हो जाती है। उसके बाद से नागेश चंद ब्रिजेश कौशिक को लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर शहजाद ऑफिस के अंदर ही सालू के साथ दुष्कर्म कर देता है। और शहजाद जब अपना काम कर लेता है उसके बाद से सालू को ले जा करके बस स्टैंड पे छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि सालू बस स्टैंड पे जाती, नागेश चंद रविंदर सैनी और रमेश सक्सेना इन दोनों का मोबाइल नंबर सालू को दे देता है और अपने पूरे प्लान के बारे में समझा देता है। दरअसल नागेश चंद सालू को समझाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पुलिस पकड़ करके ले जाएगी तो फिर इन दोनों का नाम बता देना। इसीलिए मैं उन दोनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करा दी। सालू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस अब नागेश चंद को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 25 फरवरी को उसके गांव में जाती है और वहां से नागेश चंद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब नागेश चंद को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब नागेश चंद से पूछताछ करती है तो नागेश चंद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा उन दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। दरअसल मुझे पहले से ही मालूम था कि रमेश और रविंदर जो दोनों ही करोड़पति हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को दुष्कर्म के मामला में फंसा करके इनसे पैसा ऐंठना चाहता था। नागेश चंद भी जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है उसके बाद से पुलिस फिर से सालू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम इन सबके चंगुल में कैसे आ गई। सालू जब अपनी आप बीती पुलिस को बताती है तो वाकई में खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल सालू जो मूल रूप से मेरठ शहर के नई बस्ती की रहने वाली है। सालू के पिता का नाम है तेजपाल शर्मा जो एक बेहद ही गरीब परिवार से है। दरअसल सालू जो भले ही गरीब परिवार से है लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े हैं। सालू जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो मात्र 16 साल की उम्र में ही तेजपाल अपनी बेटी की शादी अपने ही इलाके के रहने वाले एक लड़के से कर देता है जिसका नाम है परवीन शर्मा। दरअसल परवीन शर्मा भी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। सालू जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है
तो मालूम चलता है कि जैसी स्थिति उसकी मायके में थी, सेम वही स्थिति ससुराल में भी है, जिसकी वजह से सालू का अब उसके पति के साथ बन नहीं पाता है। जैसे तैसे 3 साल का समय गुजारती है और इन 3 सालों में एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन सालू को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति उसका शौक पूरा नहीं कर सकता है, आखिरकार 3 सालों के बाद अपने पति से झगड़े तकरार करने के बाद अपने बच्चे को लेकर मायके में चली आती है। मायके में अपने बच्चे को लेकर आ तो जाती है, लेकिन सालू के सामने अब ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अपने बच्चे की परवरिश कैसे करे। इसीलिए सालू अब एक नौकरी की तलाश करनी शुरू कर देती है। तभी सालू की मुलाकात ब्रिजेश कौशिक से होती है। दरअसल ब्रिजेश कौशिक जो उसी की पड़ोस की रहने वाली है, लेकिन गाजियाबाद में रहती है। जब अपनी सारी परेशानी अपनी चाची से बताती है और इधर ब्रिजेश कौशिक जब गाजियाबाद में आती है और जब नागेश चंद से मुलाकात करती है और नागेश चंद से सालू के लिए जब नौकरी की बात करती है, तभी नागेश चंद के दिमाग में ये आइडिया क्रिएट हो जाता है। उसके बाद से नागेश चंद ब्रिजेश कौशिक के ही माध्यम से सालू को गाजियाबाद में बुलाता है और अपना काम करवा लेता है। दरअसल नागेश चंद जो बड़े ही सातिराना दिमाग से अपना काम निकलवा तो लेता है, लेकिन अपने ही षड्यंत्र में वो बुरी तरीके से फंस जाता है। जब पुलिस इस केस का पर्दाफाश कर लेती है, उसके बाद से पुलिस नागेश चंद के ही तहरीर पे उसके दोस्त शहजाद को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से रमेश और वीरेंद्र को तो छोड़ देती है, लेकिन इन सबको सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है हरिराम पंसारे। हरिराम पंसारे जो जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं रमेश यदुवंशी। रमेश यदुवंशी जो जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी। मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं गंधर्व सिंह। गंधर्व सिंह जो जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बसंत साहनी। बसंत साहनी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।